स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजीज है वो कवर अप करेंगे। तो यहाँ मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद गुडविल। तो यहाँ पर हम जब गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल, अच्छी विल से काम किया है तो रेपुटेशन बनेगी, राइट। अच्छी इच्छा के साथ काम किया तो रेपुटेशन बनेगी। तो गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस अपना इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता है वो कंट्रीब्यूशन जो करता है, वो टोटल कंट्रीब्यूशन जो करता है अपने तो इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी के लिए वो अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी उससे भी ओवर एंड अबव उसकी अर्निंग होती है, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी होती है उसकी, डेवलप होती है ओवर द नॉर्मल रिटर्न। जो नॉर्मल रिटर्न होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट पे उससे भी ज़्यादा उसको रिटर्न मिलता है। वो किस वजह से मिलता है? क्योंकि वो अपना टोटल जो दिखाई नहीं देती है इंटेंजिबल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज वो इस तरीके से प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, कि ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनने लगती है। गुडविल दूसरे शब्द में बोले तो रेपुटेशन होती है, इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे हम है ना अकाउंटिंग उसमें हम इसे है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कब अराइज होती है, कब बढ़ती है गुडविल? तो इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज अ फेवरेबल लोकेशंस की, मतलब उसका जो बिजनेस है वो अच्छी लोकेशन पे, सही जगह लोकेशन पे है। द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, उसके काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे खासे कैपेबल है, उनमें स्किल है, वो उनका जो नज़रिया है, उनका काम करने का तरीका सबसे हटकर है, वो है ना अतिथि मतलब कस्टमर्स को एक तरीके से अपने लाइक कस्टमर्स को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं एंड मैनेजमेंट भी अच्छे से हैंडल करती है अपने एम्प्लॉयज से लेकर, अपने कंज्यूमर से लेकर क्रेडिटर्स सबको। वो क्वालिटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली है ना उनके जो क्या होता है, उनकी रेपुटेशन प्रिपेयर होने लगती है, रेडी होने लगती है। तो गुडविल का मतलब, गुडविल इज द रेपुटेशन हुआ ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन हुई जिसे हम है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी टर्म में भी हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं और उसको वैल्यूएशन गुडविल का कर सकते हैं। अभी गुडविल दिखाई नहीं देता है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट है। ये रेपुटेशन है, ये दिखाई नहीं देती है। रेपुटेशन हम बातों से ही, मतलब हाँ सो एंड सो बंदा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, वो उसके है ना कर्म करने से, वो जो अपना जो वो काम करता है, वो जो सर्विस देता है उससे तैयार होती है। उसके जो प्रोडक्ट्स है वो हाई क्वालिटी के होंगे। तो क्वालिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम क्वालिटी वर्ड को देख नहीं सकते। तो ये तो हमने ना हम इसको एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है, अच्छी फीलिंग देता है। तो मतलब वो सामने वाले ने, जिसने हमको सर्विस दी है, प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड किए हैं, तो मतलब उनकी ऑटोमेटिकली हमारी नज़रों में है ना गुडविल बन जाती है, मतलब उनकी इमेज बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है। हम क्यों ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं और हम क्यों उनको है ना ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट में गुडविल तैयार की हुई है। उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, अच्छी कस्टमर केयर देके, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके अपनी रेपुटेशन तैयार की, अपनी एक अलग इमेज तैयार की है। ओके, इमेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट होती है। किसके लिए? बिजनेस के लिए वो इंटेंजिबल एसेट हुई जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी वजह से है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को जो प्रॉफिट है, अर्निंग उसकी कैपेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी प्रॉफिट अर्निंग जो नॉर्मल रिटर्न होना चाहिए उसके कैपिटल पे, उससे ओवर एंड अबव उसको कैपिटल मिलता है, सॉरी ओवर एंड अबव उसे प्रॉफिट मिलता है। वो सुपीरियर प्रॉफिट होता है जो कि वो गुडविल के वजह से उसे मिलता है। नाउ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? तो प्रॉफिट और लॉस
व्हेन द सेलिंग प्राइस, ये हम लोगों ने है ना स्कूल्स में भी हमने ना जब मैथ्स में ये चैप्टर्स हमने पढ़े हैं कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा जब सेलिंग प्राइस होता है, जो कॉस्टिंग है, जो लागत है किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने की उसके, और जब उसको बेचते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। तो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड्स इज मोर, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन इट इज अ प्रॉफिट, तो फिर वो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट है ना इंक्रीज कर देता है बिजनेस के कैपिटल को, इंक्रीज कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, अगर गुड्स 50,000 में सेल किए एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अमाउंटेड, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब सारे के सारे जब एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से लेके सेल से लेके जितने भी खर्चे थे वो उसकी कॉस्टिंग आई 30,000, वो एक्सपेंसेस हो गए 30,000। तो है ना ये जो 50,000 एंड 30,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 20,000 का आया, तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो ये टर्म आप लोगों के लिए, प्रॉफिट वाला टर्म आप लोगों के लिए न्यू नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसे मैथ्स में पढ़ चुके हो, राइट। अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसे अकाउंटिंग टर्म में हम उसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। जब भी प्रॉफिट अर्न होता है तो बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसमें ये प्रॉफिट ऐड हो जाता है। नाउ लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस इसका अपोजिट हो गया। व्हेन द कॉस्ट ऑफ अ गुड इज मोर, प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के पीछे जो लागत, जो खर्चा लगा वो अगर ज्यादा होता है उसकी सेलिंग प्राइस से तो लॉस अक्कर होता है। तो व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गुड इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो इट इज अ लॉस, तो ये लॉस हुआ। सो लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, तो लॉस क्या करता है, जो बिजनेस का कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बिजनेसमैन ने, प्रोपराइटर ने जो भी अमाउंट लेके आए इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैपिटल है। तो कैपिटल में वो लॉस को हमें डिक्रीज करना पड़ता है, कैपिटल में से हमें माइनस करना पड़ता है। अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैपिटल को ये डिक्रीज कर देता है लॉस। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, अगर गुड 50,000 के लिए सेल हुए हैं एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 60,000, और सारे के सारे जो खर्चे हैं वो 60,000 हो गए, वो प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर उसको सेल करने से लेकर सारे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना वो लेस देन कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का वो लॉस हो गया, वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो 10,000 होगा वो पर्टिकुलर फर्म, अगर किसी फर्म में लॉस हो गया 10,000 का तो उस फर्म के कैपिटल से ये माइनस हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल से माइनस हो जाता है। नाउ इनकम का मतलब क्या है, तो इनकम किसे कहते हैं, तो इनकम होता है इट इज अ रेवेन्यू, इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग, ये रेवेन्यू है, ये इनकम मतलब रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है अराइजिंग, मतलब अमाउंट रिसीव होता है, ये रेवेन्यू रिसीव होती है अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में बाइंग सेलिंग के ट्रांजेक्शन की वजह से जो रेवेन्यू अराइज होती है, रिसीव होती है, उसे इनकम कहते हैं। सो इट इज अ अमाउंट रिसीवेबल, ये अमाउंट या तो रिसीव हो जाती है, रिसीवेबल फ्यूचर डेट पे रिसीव होने वाली होती है, तो इट इज अ अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड, और इसके हम एनकैश करके ले सकते हैं फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज देकर हम कैश एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, या है ना हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम हो गई, रेवेन्यू इनकम हो गई, मतलब इनकम हो गई। डिविडेंड, हमने अगर मार्केट में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे हम लोगों ने किसी कंपनी के और वहाँ से हमको शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, उसे डिविडेंड बोलते हैं, तो डिविडेंड है वो भी इनकम हो गई। अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ तो वो भी इनकम हो गई, तो रिसीव्ड एंड रिसीवेबल जो है वो इनकम होता है। नाउ रेवेन्यू का मतलब तो इट इज द इनकम, ये क्या है, इट इज द इनकम दैट अ बिजनेस हैज, बिजनेस के पास होता है, बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, अब उसके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से ये इनकम रिसीव होती है, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर। तो किसी ट्रेडिंग बिजनेस का गुड्स प्रोवाइड करना उसका काम है, तो फिर उस गुड्स को सेल करने के बाद में जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। एंड अगर उसका सर्विस देने का काम है तो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में कस्टमर को जो भी जनरेट होती है इनकम उसे रेवेन्यू कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ हम स्टडी करेंगे।
आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, समझ में आ गया है आप लोगों को। नाउ एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो एसेट्स है ना ये फिजिकली एनी फिजिकल थिंग जिसे आप देख सकते हो, और राइट ओन्ड दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, या फिर कोई राइट कॉपीराइट हुआ, पेटेंट्स हुआ, आपने ओन किया, आपने दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब आपको उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है ना, तो इज कॉल्ड एज एसेट, तो उसे एसेट कहा जाता है। द ओनरशिप ऑफ एसेट मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट, लेकिन वो जो ओनरशिप है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो बिजनेस के हाथ में होनी चाहिए, बिजनेस तभी वो बिजनेस के लिए एसेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल लैंड, अगर लैंड है रेंट पे लिए, बिजनेस पर्पज के लिए लिए है, तो वो बिजनेस का एसेट हो गया। अगर लैंड परचेस किए तो भी वो बिजनेस का एसेट हो गया। गुडविल अगर बिजनेस की, इमेज बिजनेस के, तो बिजनेस के लिए एसेट हो गया। पेटेंट्स बिजनेस का है तो बिजनेस के लिए एसेट हो गया। कंप्यूटर्स बिजनेस का एसेट हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग है ना 3 टाइप्स के एसेट्स स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स कौन कौन से होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं टू द बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, तो हम उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर का, आप समझ लो मोर देन 1 ईयर का, तो वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, गुडविल हो गया, एक्सेट्रा। दीज एसेट्स में भी, ये एसेट्स है ना टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल में क्या आ गया, गुडविल आ गया, पेटेंट्स आ गया, कॉपीराइट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट एसेट्स का मतलब, तो एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस, जो बिजनेस के हाथ में होता है फॉर ऑपरेटिंग ईयर, करंट ईयर के लिए ऑपरेटिंग ईयर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसे हम इजीली फटाफट क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। तो फॉर एग्जांपल डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें है ना माल उधार में बेचा जाता है, जिसे कोई भी बिजनेस मैन माल उधार में बेचता है, उस पार्टी का नाम, उस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर करके रिकॉर्ड करता है। तो डेटर है वो क्या होता है, एसेट होता है, करंट एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि 2-3-4 महीने बाद पैसा देने वाला होता है, तो बिजनेस के पास पैसा तो रिसीव होने वाला है, अपना पेमेंट उसे रिसीव होने वाला है। देन बिल्स रिसीवेबल, ये डॉक्यूमेंट होता है, जैसे चेक कैसे होता है वैसे ही है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी करंट एसेट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बहुत स्टडी करने वाले हैं। इवन 12th स्टैंडर्ड में इसको लेकर तो पर्टिकुलर चैप्टर ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। कैश इन हैंड, ये तो इमीडिएटली रोकड़ा जैसे ही हमारे हाथ में हो गया। कैश एट बैंक मतलब हमारे बैंक अकाउंट में रोकड़ा है हमारे खाते में, बिजनेस के खाते में। एंड स्टॉक मतलब जो मटेरियल जो है फर्म के जो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। यहाँ पे स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स किसे बोलते हैं, तो दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन, इसे हम है ना टेंजिबल पोजीशन मतलब इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, या प्रॉपर्टी करके हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये खाली इमेजिनरी होते हैं। तो दे आर इमेजिनरी एसेट्स, इन्हें हम इमेजिनरी एसेट्स बोलते हैं, बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन इन एसेट्स की है ना कोई भी हमको रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब आप इसे एनकैश नहीं करके ले सकते हो। आप इवन है ना यहाँ पे बोलोगे ये गुडविल है, गुडविल को आप एनकैश करके ले सकते हो, लेकिन इसे आप एनकैश नहीं करके ले सकते। पेटेंट्स को आप एनकैश करके ले सकते हो, लेकिन इसको एनकैश नहीं कर सकते हो, और तो इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब आपने एडवर्टीजमेंट 4 साल के एडवर्टीजमेंट का आपने है ना पेमेंट कर दिया, 4 साल का पेमेंट एक साथ कर दिया एडवर्टीजमेंट के लिए। आपको पोस्टर लगाना है, बैनर लगाना है, आपने 4 साल का पेमेंट कर दिया, तो उसमें से जो 1 साल का जो करंट ईयर का होगा वो 1 ईयर का करंट ईयर में आ जाएगा, और बाकी का जो 3 इयर्स का बचा हुआ अमाउंट होगा वो हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से बाद में करने वाले हैं। तो वो आपको है ना एसेट्स के अंडर में बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे, तो इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। नाउ लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज मतलब यू हैव टू पे अमाउंट टू समवन, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब अमाउंट पे करेगा बिजनेस टू अदर्स, दूसरों को पे करेगा, इज नोन एज लायबिलिटी। इट इज अ डेप्ट, ये डेप्ट हो गया, एक तरीके से लोन अमाउंट हो गया, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स, अमाउंट बिजनेस को अदर्स को पे करना है, मतलब बिजनेस ने जिससे उधार में रॉ मटेरियल खरीदा है अपने क्रेडिटर्स से, तो उसको, या फिर बैंक ओडी उसने यूज की है, बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है, तो वो हो गया। या उसने किसी को उसको पेमेंट करना था, उसने पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग या लोन लिया है, तो ये सब है ना लायबिलिटीज के अंडर में आता है।
तो यहाँ पे इट इज अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड। कुछ ना कुछ बेनिफिट रिसीव किया होता है बिजनेस यूनिट ने, तो उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको पे नहीं किया होता है तो उसकी लायबिलिटी हो गई, जवाबदारी हो गई, उसको पे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन, लोन लिया है, या यहाँ पे क्रेडिटर्स मतलब बिजनेस यूनिट ने किसी से उधार में माल खरीदा है, बैंक ओडी हो गई, बैंक ने उसको मतलब शॉर्ट टर्म लोन, ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन हो गया जो बिजनेस मैन को ही मिलता है करंट अकाउंट ओपन करने पे। यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट ओपन करने पे मिलता है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज किसे बोलते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में भी 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज है, एक है फिक्स्ड लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटीज की बात करें तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स्ड लायबिलिटी ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ फंड्स है, मतलब क्या है कि इट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो लायबिलिटी बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे होगी, फिक्स्ड, यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड कैसे हो गया, तो जो भी जितना भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, तो मतलब हम है ना बिजनेस को एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, वो सेपरेट एक बॉडी है जो है ना वापस रिटर्न देने वाली है बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन ने है ना बिजनेस को पैसा दिया है तो वो एज अ कैपिटल रिकॉर्ड होता है, तो ये जो कैपिटल होता है वो मेजर सोर्स हो गया बिजनेस के लिए, तो ये फिक्स लायबिलिटी होगी। देन सिक्योर्ड लोन, जितना भी सिक्योर्ड लोन होता है जो उसको बैंक से या उसको डिबेंचर्स के थ्रू जो मिलता है, तो वो सिक्योर्ड लोन भी उसकी फिक्स लायबिलिटीज हो गई। देन लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक से मिलना, देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लंबे समय के लिए लोन मिलता है बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि है ना बिजनेस देखो, बिजनेस को फंड मतलब पैसा तो चाहिए, नहीं तो बिजनेस कैसे रन होगा, क्योंकि फंड तो बिजनेस के लिए क्या है, ब्लड के जैसे काम करता है। मनी है ना वो बिजनेस के लिए ब्लड के जैसे काम करता है, अगर मनी नहीं है तो बिजनेस रन नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल में फिक्स लायबिलिटीज में जो कैपिटल बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस में सिक्योर्ड लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह हुए, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, जो फिक्स्ड यहाँ पे जो लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन्स देते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, जो लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म लोन बैंक देती है, देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है, तो ये सब है ना फिक्स्ड लायबिलिटीज के अंडर में आता है। नाउ करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जो छोटे समय के लिए जो लोन मिलता है, लायबिलिटीज होती है, उन्हें पे करना पड़ता है, तो विद इन अ ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज अराइज होती है इन द रेगुलर करंट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, डे टू डे रेगुलर, मतलब जो क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, थोड़े समय के लिए 6 महीने का लोन लिया है, तो करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। तो दीज लायबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड, तो ये सिक्योर्ड लायबिलिटीज नहीं होती है, अनसिक्योर्ड होती है, तो इनका मतलब पेमेंट बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसका कंफर्मेशन, मतलब ये सिक्योर्ड, अगर इन केस बिजनेस बंद होता है तो उस समय पे अगर नहीं कर पाया और सिक्योर्ड नहीं किया हुआ है तो फिर कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं करंट लायबिलिटीज के। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है वो नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी किसे बोलते हैं और कैपिटल किसे बोलते हैं। ये जो टर्म है ये भी समझने के लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन इसका थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये मैं आप लोगों को ये जो नेट वर्थ एंड ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट करूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, और मोर एंड मोर टेक्सचुअल रीडिंग भी कीजिए ताकि आपके ना जो टर्म्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है, वो आप लोगों को अच्छे से आए, ताकि आगे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने में डिफिकल्टी ना आए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।